हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड हम लोग करने वाले हैं स्टेट 2025 के लिए। दोस्तों ये शिक्षण कला एवं अर्थव्यवस्था का हम लोग सेशन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम के पर्पज़ से बहुत मतलब कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ये रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये 2024 में एग्जाम हुआ था स्टेट का, 2023 में हुआ था, 2019 और 20 में हुआ था। ये तीनों दोस्तों हम लोग 19, 20 और 23 का ख़त्म कर चुके हैं। और आज दोस्तों हम लेटेस्ट 2024 में हुआ है, इससे पहले उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आज पहला है दोस्तों हम लोग का 19 जून 2024 का ये सेशन दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 19 जून 2024 में ये शिक्षण कला एवं अर्थव्यवस्था से पूछा गया था क्वेश्चन। टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन, जो कि हर एक पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों पेपर के लिए समान कॉपन है दोस्तों। तो वो सेशन हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो सेशन अगर पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है दोस्तों? किस लेवल में होती है दोस्तों? ये चिंतनशील लेवल, चिंतनशील में दोस्तों ये सब होता है दोस्तों। चिंतनशील में दोस्तों शिक्षण की मतलब चिंतनशील में अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है दोस्तों चिंतनशील में। सोल्यूशन देखिए इसका, चिंतनशील स्तर शिक्षण का सबसे उन्नत स्तर होता है। इसमें विद्यार्थियों से अधिक सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होती है। वे समस्या समाधान, नवोन्मेष और निर्णय निर्माण में संलग्न होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच का विकास होता है। यह स्तर स्मृति स्तर और समझ के स्तर से आगे का चरण होता है। इसलिए चिंतनशील पर ही सबसे अधिक रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, डी हमारा सही होगा। शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय, शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय दोस्तों हमारा ये सोल्यूशन देखिए। दिए गए विकल्पों में से शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। और इस चरण में शिक्षक तय करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कौन सी विधियां उपयोग करनी है और किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चरण में विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है? किस चरण में विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है फ्रेंड्स? तो किसमें? अंतर सक्रिय चरण में, सक्रिय होने के बाद के चरण में, अंतर सक्रिय चरण में, पूर्व सक्रिय चरण में। किस चरण में किया जाता है दोस्तों दिए गए ज्ञान का परीक्षण? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका, सक्रिय होने के बाद का चरण, उत्तर सक्रिय चरण में ये किया जाता है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, उत्तर सक्रिय चरण का वह चरण होता है जिसमें विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान, कौशल और समझ का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक यह निर्धारित करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। इसमें परीक्षा, मूल्यांकन, फीडबैक और पुनः शिक्षण जैसे कार्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण का किस स्तर का है? किस स्तर का है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये अनुप्रयोग के स्तर का, अनुप्रयोग एप्लीकेशन के प्रयोग का स्तर का है। आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण का किस स्तर का है? ये अनुप्रयोग स्तर का है। ये सोल्यूशन देखिए इसका, यह प्रश्न ब्लूम की श्रेणी के अनुप्रयोग स्तर से संबंधित है, क्योंकि इसमें छात्र को अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए नेल्सन मंडेला से साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न बनाने होते हैं। यह कौशल यह दर्शाता है कि छात्र ने जानकारी को समझा है और उसे व्यवहार में लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना है। विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें किस में होगा दोस्तों? सही होगा, ये संश्लेषण दोस्तों। विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना है, तो ये संश्लेषण है। मूल्यांकन में नहीं होगा, विश्लेषण में नहीं होगा, अनुप्रयोग में नहीं होगा, ये संश्लेषण में ही हो सकता है दोस्तों। इसमें क्या था फ्रेंड्स, आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे एक साक्षात्कार में? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का है? ये अनुप्रयोग स्तर का था, ये याद रखिएगा, अनुप्रयोग स्तर का। और इसके अगला क्वेश्चन था, विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना है, ये संश्लेषण स्तर का है दोस्तों। संश्लेषण है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना, यह प्रक्रिया ब्लूम के वर्गीकरण में संश्लेषण कहलाती है। संश्लेषण दोस्तों सिंथेसिस, विभिन्न विचारों, सूचनाओं, तथ्यों और अनुभवों को संगठित करके एक या नया दृष्टिकोण, नवीन योजना, उत्पाद या समाधान तैयार करना। मूल्यांकन, किसी विचार या कार्य का मूल्यांकन या निर्णय लेना। विश्लेषण हम देखिए, किसी चीज़ को उसके घटकों में विभाजित कर उसकी संरचना को समझना। और अनुप्रयोग में देखिए, एप्लीकेशन में सीधे
सीखे गए कार्य को, सीखे गए ज्ञान को नए संदर्भ में लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शैक्षिक विधि जहां शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्या समाधान विधि कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक शैक्षिक विधि जहां शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे समस्या समाधान विधि कहा जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, समस्या समाधान विधि एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया सचेत, चरणबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें तर्क, विश्लेषण, साक्ष्य और निर्णय की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस दृष्टिकोण में चीज़ों को उसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप में सीखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है दोस्तों? तो इस दृष्टिकोण में चीज़ों को उसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप में सीखा जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, वैचारिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य गहरी समझ विकसित करना है जिसमें केवल तथ्यों को याद रखना नहीं होता बल्कि किसी विषय, घटना या समस्या के मूल सिद्धांतों, अंतर्निहित तंत्रों, कारणों, प्रभावों और वास्तविक दुनिया में उनके अनुप्रयोगों को गहराई से समझना शामिल होता है। यह क्यों और कैसे पर जोर देता है जिससे छात्र जानकारी को केवल रटने के बजाय उसे सार्थक रूप से जोड़ सके और उसका विश्लेषण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। पहला था जिसमें पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। सेकंड था विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझाना। तीसरा था इसमें विद्यार्थियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कहना। नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। कौन सा उपयोग कर रही है दोस्तों? ये देखिए, उसकी पाठ्य योजना का पालन करना, ये गलत है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, नलिनी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों का स्पष्ट है कि वह बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाह रही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर बच्चे की सीखने की शैली और क्षमताएं अलग अलग होती है। एक शिक्षक के रूप में नलिनी इस विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर रही है कि वह कक्षा में मौजूद विविध बुद्धिमत्ताओं वाले सभी बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें प्रभावी ढंग से सिखा सके। नेक्स्ट देखिए, पाठ योजना में शामिल सिद्धांतों में से किस एक को छोड़कर सभी है दोस्तों। पाठ योजना में शामिल सिद्धांतों में से किसी एक को छोड़कर सभी है। ये कौन सा दोस्तों एक को छोड़कर है दोस्तों? उद्देश्यों का स्पष्टता है, शिक्षण का ज्ञान भी है, योजना की कठोरता, ये गलत है, विद्यार्थियों का ज्ञान ये भी है। सॉल्यूशन देखिए, पाठ योजना के सिद्धांतों में योजना की कठोरता शामिल नहीं है। पाठ योजना लेसन प्लानिंग बनाते समय कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं। इन सिद्धांतों में शामिल है, पहला उद्देश्यों की स्पष्टता। शिक्षक को स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से पाठ पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षण का ज्ञान। शिक्षक को विषय वस्तु, शिक्षण विधियों और शैक्षिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ पीपल्स। पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है परियोजना आधारित गतिविधियां, इसका एक उदाहरण है। परियोजना आधारित गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, विस्तृत करना, यही इसका उदाहरण है। परियोजना आधारित गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। विस्तृत करना यही उदाहरण है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, परियोजना आधारित गतिविधियां एलेबोरेट, विस्तृत करना चरण का उदाहरण है क्योंकि वे छात्रों के ज्ञान को गहराई से समझने और प्रयोग में लाने का अवसर देती है। जैसे देखिए 5E मॉडल देखिए फ्रेंड्स, 5E मॉडल में चरण जो है दोस्तों, चरण अर्थ उदाहरण देखिए। पहला है इंगेज, मतलब संलग्न करना, रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करना, प्रश्न पूछना, चित्र दिखाना। नेक्स्ट है दोस्तों अन्वेषण करना। अन्वेषण करना एक्सप्लोर देखिए, प्रयोग या अवलोकन द्वारा जानकारी इकट्ठा करना। सेकंड है गतिविधि, उदाहरण इसका गतिविधि या खोज करना, गतिविधि या खोज करना है। तीसरा है स्पष्ट, एक्सप्लेन, स्पष्ट करना, अवधारणाओं को समझना और चर्चा करना। और उदाहरण इसका शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। नेक्स्ट है विस्तृत करना। विस्तृत करना सीखी गई बातों को नए संदर्भों में लागू करना, परियोजना, रिपोर्ट, पोस्टर आदि, ये सब है। नेक्स्ट ये लास्ट है दोस्तों मूल्यांकन करना, एवेल्युएट, सीख का मूल्यांकन करना, परीक्षण, प्रस्तुति। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है?
ये दोस्तों D.W. एलन और कीथ एचिसन, ये सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स। सूक्ष्म शिक्षण विधि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुई थी और इस विधि को विकसित करने का श्रेय D.W. एलन और कीथ एचिसन को जाता है। उन्होंने यह तकनीक शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए विकसित की थी। इसमें शिक्षकों को सीमित विद्यार्थियों और विशेष गहन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन का फायदा। ग्रुप डिस्कशन का फायदा है, क्या फायदा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामिता पर प्रकाश डालता है। यह चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामिता पर प्रकाश डालता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स। ग्रुप डिस्कशन का मुख्य लाभ यह है कि यह किसी मुद्दे की बहुआयामिता पर प्रकाश डालता है। ग्रुप डिस्कशन ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी विषय पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने विचार साझा करते हैं, दूसरे की राय सुनते हैं और एक ही मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम शिक्षण से डैश का एकीकरण होता है। टीम शिक्षण से डैश का एकीकरण होता है, तो किसका एकीकरण होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका, पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है। टीम शिक्षण से किसका एकीकरण होता है? ये पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है। टीम शिक्षण से पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। टीम शिक्षण से पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है, पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है। सोचते देखिए फ्रेंड्स, टीम शिक्षण से पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा या छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा या छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं तो वे अक्सर अपने अपने विषयों या विशेषज्ञता क्षेत्रों को एक साथ जोड़ते हैं। इससे विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित होते हैं और छात्र जानकारी को अधिक समग्र और एकीकृत तरीके से सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञान शिक्षक और एक अंग्रेजी शिक्षक मिलकर एक ऐसे विषय पर पढ़ा सकते हैं जिसमें वैज्ञानिक अवधारणाओं और उनसे संबंधित लेखन कौशल दोनों शामिल हो, जिससे पाठ्यक्रम के 2 अलग अलग हिस्से एक साथ आ सके। नेक्स्ट है डैश व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। डैश व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पर्याप्त कक्षा वातावरण। पर्याप्त कक्षा वातावरण देखिए, पर्याप्त कक्षा वातावरण व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। सोल्यूशन देखिए, पर्याप्त कक्षा वातावरण का अर्थ है कि कक्षा में सीखने के लिए एक बुनियादी स्तर की व्यवस्था मौजूद है, जैसे कि छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी और हवा और बुनियादी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है? श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति। श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति है पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति। श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति है। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति। श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति है। सॉल्यूशन देखिए इसका, पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान और शक्ति। पर्यवेक्षण शब्द 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। सुपर सुपर जिसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। विजन देखिए, विजन जिसका अर्थ है देखना या निरीक्षण करना। इस प्रकार शाब्दिक रूप से पर्यवेक्षण का अर्थ ऊपर से देखना, ओवर सीइंग होता है। इसमें एक उच्च स्तर का ज्ञान और अधिकार शक्ति शामिल होता है। पर्यवेक्षक का कार्य कर्मचारियों के काम को निर्देशित करना, मार्गदर्शन देना और उनकी गतिविधियों को निगरानी करना होता है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर शामिल करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर ये निर्देशित करता है दोस्तों। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के ऊपर दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे व्यापक और प्रभावी हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियों की गुणवत्ता और अनुकूलन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन नंबर डी देखिए, वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं।
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, ये शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सोचिए देखिए, कक्षा में प्रेरित बच्चों की पहचान उनके सीखने के प्रति सक्रिय और जिज्ञासु व्यवहार से होती है। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं, अपने संदेह स्पष्ट करना चाहते हैं और ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, और यह स्पष्ट संकेत होता है कि वे अंदरूनी रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देखिए छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है ताकि वे छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा दे सके। परामर्श कौशल का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास में मदद करना है। इसके अंतर्गत निम्न है: मानसिक और भावात्मक सहयोग, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखिए दोस्तों। एक शिक्षक यदि परामर्श कौशल में दक्ष हो तो वह छात्रों की सीखने की क्षमता और भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। तो क्या मदद मिलती है दोस्तों? यह जानने में कक्षा में क्या पढ़ाना है। एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। यह जानने में कक्षा में क्या पढ़ाना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण बिंदु तैयार करने से शिक्षक को निम्नलिखित लाभ होते हैं: पाठ के मुख्य तत्वों को स्पष्ट रूप से पहचानने और व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है। समय का सही उपयोग होता है। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया अधिक केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनती है। शिक्षक की प्रस्तुति सुसंगठित और प्रभावी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षक अधिक सार्थक, स्पष्ट और प्रभावशाली हो। देखिए दोस्तों, क्या था इसमें क्वेश्चन हमारा? एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? यह जानने में कक्षा में क्या पढ़ाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिक्षा का उद्देश्य इनमें से सभी होगा दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, विद्वान नागरिकों का निर्माण करें, समझदार नागरिक बनाते हैं। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य दिए गए सभी विकल्पों को समाहित करता है। ये तीनों उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समझदार नागरिक स्वाभाविक रूप से समाज के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट है मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। क्या सीमित है? तो मापन सीमित है दोस्तों, मापन सीमित है। सॉल्यूशन देखिए, जब केवल संख्यात्मक प्रदर्शन की बात होती है जैसे 75/100 तो वह मापन कहलाता है। आकलन देखिए, असेसमेंट, यह छात्र की समग्र समझ, दृष्टिकोण, कौशल आदि का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में आकलन करता है, दोनों रूपों में। और मूल्यांकन देखिए, इवैल्यूएशन दोस्तों, इसमें मापन, व्याख्या, निर्णय शामिल होता है। यह बताता है कि प्राप्त अंकों का अर्थ क्या है और क्या सुधार आवश्यक है। मूल्यांकन देखिए दोस्तों, मूल्यांकन है इवैल्यूएशन, इसमें मापन, व्याख्या, निर्णय शामिल होता है। यह बताता है कि प्राप्त अंकों का अर्थ क्या है और क्या सुधार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान ये अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह मूल्यांकन का एक सतत और रचनात्मक रूप है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने में मदद करना और शिक्षकों को उनके शिक्षण को समायोजित करने में मदद सहायता करता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के तरीके शामिल हो सकते हैं, जैसे कक्षा चर्चा, अवलोकन, प्रश्न पूछना और रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। यह
छात्रों को उनकी प्रगति समझने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है दोस्तों। क्या विशेषता है? रचनात्मक आकलन है दोस्तों, रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है दोस्तों। देखिए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है, रचनात्मक आकलन दोस्तों, रचनात्मक आकलन है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता रचनात्मक आकलन है। और रचनात्मक आकलन में दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट में यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाला मूल्यांकन है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने की प्रगति की निगरानी करना, उनके सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना और उन्हें तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना है। शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर संवाद जैसे प्रश्न पूछना, चर्चा करना, विचारों का आदान प्रदान करना रचनात्मक आकलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह शिक्षक को शिक्षण को समायोजित करने और छात्र को अपनी समझ में सुधार करने में अपनी समझ में सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा का मनोवैज्ञानिक आधार डैश को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है। पाठ्य चर्चा का मनोवैज्ञानिक आधार डैश को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है। तो क्या भूमिका निभाता है दोस्तों? तो इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए पाठ्य चर्चा का मनोवैज्ञानिक आधार डैश को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है। छात्रों की ज़रूरतें, छात्रों की रुचि, छात्रों की क्षमता, ये सभी भूमिका निभाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, पाठ्य चर्चा या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इन तीनों पहलुओं का समावेश करता है ताकि शिक्षा व्यक्ति केंद्रित और प्रभावशाली बन सके। ये सभी कारक ज़रूरतें, रुचि, क्षमताएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक प्रभावी पाठचर्चा के मनोवैज्ञानिक आधार के महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक पाठचर्चा जो छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होती है, वह सीखने के अधिक प्रभावी, आकर्षक और व्यक्तिगत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्रीय आधार संबंधित है दोस्तों। ये समाज से ही संबंधित है दोस्तों, सोसाइटी से ही संबंधित है। क्वेश्चन देखिए इसका फ्रेंड्स, समाज शास्त्रीय आधार सोशियोलॉजिकल बेसिस सीधे तौर पर समाज से संबंधित है। समाज शास्त्रीय आधार उन सिद्धांतों और अवधारणाओं को संदर्भित करता है जो समाज, उसकी संरचना, कार्यप्रणाली और उस पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन करते हैं। यह शिक्षा, सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि पर सामाजिक कारकों के प्रभाव को समझने में मदद करता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? तो बलवाड़ी ये शिक्षण की तकनीक नहीं दोस्तों, किंडरगार्टन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं दोस्तों? किंडरगार्टन शिक्षण की तकनीक नहीं है। ड्रिलिंग तकनीक है और चित्रण है और नाटकीयकरण, ये सब है, मगर ये बलवाड़ी किंडरगार्टन ये नहीं है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बलवाड़ी किंडरगार्टन शिक्षा की एक संस्था या स्तर है, न कि एक तकनीक। ड्रिलिंग तकनीक में देखिए, यह एक प्रशिक्षणात्मक विधि है जो अभ्यास और पुनरावृत्ति पर आधारित होती है, जैसे गणितीय तथ्यों या व्याकरण नियमों का अभ्यास। ड्रिलिंग तकनीक यह एक प्रशिक्षणात्मक विधि है जो अभ्यास और पुनरावृत्ति पर आधारित होती है, जैसे गणितीय तथ्यों या व्याकरण नियमों का अभ्यास। और चित्रण देखिए, यह एक शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक चित्रों, उदाहरणों या आरेखों के माध्यम से विषय को समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। सॉल्यूशन है इसका फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत यह मानता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है
जो अन्य लोगों विशेषकर शिक्षक या अधिक सक्षम साथियों के साथ सहयोग और बातचीत इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। इसमें आंतरिक प्रेरणा और सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैगोत्स्की ने ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा दी, जो यह बताती है कि छात्र क्या स्वयं कर सकते हैं और क्या वे दूसरों की मदद से सीख सकते हैं। यह सहयोगात्मक और अंतःक्रियात्मक शिक्षण का आधार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है? मामले का अध्ययन, अवलोकन, प्रायोगिक। क्या किया जाता है बार बार? तो अवलोकन, बार बार ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है दोस्तों। अवलोकन विधि का प्रयोग कक्षा में बच्चों के गुण दोषों का विश्लेषण करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सर्व सामग्री का एक उदाहरण है दोस्तों? सर्व सामग्री का उदाहरण है तो लिंगुआ फोन, ये सर्व सामग्री का एक उदाहरण दोस्तों। मानचित्र नहीं है, एपिडायस्कोप नहीं है, फ्लैश कार्ड नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में लिंगुआ फोन सर्व सामग्री का उदाहरण है। एपिडायस्कोप एक प्रोजेक्शन यंत्र है जो छवियों वस्तुओं को स्क्रीन पर दिखाता है। फ्लैश कार्ड छोटे छोटे कार्ड होते हैं जिन पर शब्द, चित्र, संख्याएं लिखी होती हैं। दोनों ही वस्तुओं का प्रयोग बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करनी चाहिए। शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करनी चाहिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, शिक्षकों को सहायक सामग्री की वास्तविक प्रस्तुति से पहले इसके उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए ताकि वह बच्चों को प्रभावित कर सके। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह किया था? किसके समर्थन में किया था दोस्तों खेरा सत्याग्रह 1918 में? भूमि स्वामी में, मिल मालिक में, किस में क्या था दोस्तों? तो ये मिल मालिक में दोस्तों ये क्या था महात्मा गांधी ने? मिल मालिक में। देखिए दोस्तों, देखिए महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह ये भूमि स्वामी के समर्थन में 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह को वहाँ के भूस्वामियों, किसानों के समर्थन से शुरू किया था जो बाढ़ और फसल खराब होने के कारण कर टैक्स माफी की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विकल्पों में कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विकल्प में कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि अन्य राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 तथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 बाद में स्थापित किए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है दोस्तों? ये संसद की है दोस्तों, संसद की। देखिए फ्रेंड्स, भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को है। संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति शामिल है, विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाती है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 संसद के गठन का वर्णन करता है दोस्तों। ध्यातव्य है भारतीय संविधान अनुच्छेद 79 संसद के गठन का वर्णन करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नेता स्वराज पार्टी से जुड़े थे? स्वराज पार्टी से जुड़े थे दोस्तों, तो चित्तरंजन दास दोस्तों ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर असंतोष के कारण बनी, जो गैर सहयोग आंदोलन को छोड़कर विधायी परिषदों में भाग लेने के पक्ष में थी। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है दोस्तों? भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है दोस्तों? नीति आयोग, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग ही है दोस्तों। ये तो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग ही दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए पहले फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, भारत में परमाणु ऊर्जा विकास का सर्वोच्च शासी निकाय भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा से संबंधित नीतियों, अनुसंधान और विकास को निर्देशित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह स्थान है जहाँ हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं? तो मेला दोस्तों ये वही स्थान है। मेला वह स्थान है जहाँ हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं दोस्तों। मेला एक ऐसा स्थान है जहाँ भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं, साथ ही मनोरंजन और व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक बास्केटबॉल में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? बास्केटबॉल में
ये दोस्तों एक समय में दोस्तों 5 खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों। एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ध्यातव्य है कि ड्रिबलिंग, शूटिंग, पास, स्लैम डंक, ब्लैक, सील थ्रो, पॉइंट, बैक कोर्ट, पिंक एंड रोल आदि शब्द इस खेल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है दोस्तों? हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है दोस्तों? तो सोडियम भी है, कैल्शियम भी है और लोहा, तीनों है। ठीक है, लोहा, सोडियम, कैल्शियम सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक और खनिज महत्वपूर्ण खनिज है। लोहा हीमोग्लोबिन बनाने और ऑक्सीजन परिवहन के लिए आवश्यक है। सोडियम तंत्रिका संचालन, मांसपेशियों के संकुचन तथा द्रव संतुलन के लिए आवश्यक है। और कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ वह ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? ठीक है दोस्तों, केरल में वो सेब, देवदार, लीची, ये दोस्तों वहाँ पे यार नारियल देखी होगी दोस्तों। नारियल केरल में बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, नारियल। देखिए दोस्तों, रेहाना ने केरल में जो ऊंचे ऊंचे पेड़ देखे होंगे वो नारियल के होंगे, क्योंकि केरल एक तटीय राज्य है जहाँ नारियल बहुतायत में पाए जाते हैं। जबकि विकल्प के अन्य पेड़ जैसे सेब और देवदार ठंडे इलाकों जैसे शिमला में तथा लीची उत्तर भारत में के गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन सा समूह ग्रेनोला साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? ये अनाज ग्रेन्स दोस्तों, ग्रेन्स। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका ग्रेनोला साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे खाद्य पदार्थ अनाज समूह से संबंधित है, क्योंकि ये सभी साबुत अनाज से बने होते हैं जो फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। अनाज समूह में गेहूं, ओट्स, जौ, ब्राउन राइस, क्विनोआ और आदि शामिल है जो स्वस्थ आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कोण का पूरक कौन है दोस्तों? 80 डिग्री के कोण का पूरक कोण कौन सा है दोस्तों? 80 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा दोस्तों? पूरक कोण दोस्तों ये 10 होगा। और संपूरक की बात होगी दोस्तों तो 180 डिग्री होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए, पूरक कोण जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं दोस्तों। 90 - 80 10 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार पिरामिड में डैश होता है। एक वर्गाकार पिरामिड में क्या होता है दोस्तों? तो वर्गाकार पिरामिड में दोस्तों 5 फलक होता है दोस्तों, 5 फेसेस होता है। एक वर्गाकार पिरामिड में 5 फलक होते हैं। इसमें 4 फलक त्रिभुजाकार और 1 फलक वर्गाकार आकार आधार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 और 20 का महत्व समावर्तक है। देखिए 16 और 20 का महत्व, ये बहुत आसान है दोस्तों। दोनों का फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा दोस्तों, दोनों का गुणनखंड निकाल लीजिएगा, और गुणनखंड में जो सबसे छोटा होगा दोनों में सेम होगा। तो ये 2 दूनी 4, ये दोनों में होगा दोस्तों ये 4, तो 4 ही हमारा HCF हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 2, ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सिर्फ ऐड करना हमें, 10 2 12 हो गया दोस्तों, 12 हो गया। उसके बाद 0.1 इसमें हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, 12.12 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल शॉप की माप। देखिए टेबल शॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर फिर 50 सेंटीमीटर है। तो टेबल टॉप की परिमिति क्या है दोस्तों? देखिए टेबल टॉप की माप सबसे पहले लिख लीजिएगा, इतना होगा हमारा, ठीक है। अब टेबल टॉप की परिमिति की बात अगर हो रही है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, दोनों को पहले ऐड कर देंगे दोस्तों। ऐड करेंगे टेबल टॉप की, टेबल जैसे होता है चौकुट्ठा दोस्तों, दोनों को पहले ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.75 गुना 2 ये 7.5 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए FMPW। देखिए दोस्तों देखिए F का उल्टा U हो जाएगा, M का उल्टा N हो जाएगा, P का K, D का U। उसी प्रकार H का उल्टा क्या होगा दोस्तों? S हो जाएगा। H 8 है यहाँ पे 8, तो 9 8 17 19 स्थान पे क्या होगा दोस्तों? S आएगा। S बराबर SG हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए 1Q - 1 0, 2Q 2 3 4 8 - 1, 3Q - 1 ये हो जाएगा, 4Q - 1, 5Q - 1, 6Q - 4 36 दूसरा 16 - 1 दूसरा 15 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बनाना पड़ेगा हमें। देखिए BC की चाची दोस्तों, यहाँ पे क्या है, BC की चाची है। B जो है ना दोस्तों, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर B जो है दोस्तों, B ये C की चाची है। C की चाची कहने का मतलब हो गया, ये C हो गया, C का पापा होगा दोस्तों, पापा का यहाँ पे भाई होगा, भाई पापा के भाई की
पत्नी, ये सी की चाची हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है ए बी का पति है, ए बी का पति है, ये जो है यहाँ पे देखिए चाचा इसका, ये चाचा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बी का पति है, ठीक है, और बी डी की बहन है, बी जो है ये डी की बहन है, डी की बहन है दोस्तों, बी डी की बहन है दोस्तों, तो सी का मामा हो जाएगा ये, चचेरा मामा। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए कौन है डी का, ए कौन है डी का दोस्तों, तो ये दोस्तों डी का हो जाएगा जीजा हो जाएगा दोस्तों, जीजा, यहाँ पर जीजा, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में, मनुष्य तथा ग्रह के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है, मनुष्य तथा ग्रह, ओ सॉरी एक और है, जीव हो गया, मनुष्य हो गया तथा ग्रह हो गया। देखिए सबसे पहले एक ग्रह हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा दोस्तों, और ग्रह हो गया, ग्रह में ही दोस्तों एक मनुष्य भी होता है और जीव भी होता है दोस्तों। देखिए मनुष्य हो गया, मनुष्य सबसे पहले देखिए एक ग्रह हो गया, ग्रह हो गया, ग्रह में क्या हो गया दोस्तों, ग्रह के अंदर हमारा जीव हो गया, और ये मनुष्य दोस्तों ये अलग है, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए फ्रेंड्स जीव, मनुष्य जीव और मनुष्य ये दोनों ये संबंधित है, और ग्रह एक अलग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, शब्द के अक्षरों, दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, इसमें कौन सा शब्द मतलब इससे मिला के नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों कम तो बनाया जा सकता है, डांसर, DAN डांसर भी बना सकता है, रिकॉर्ड RECO। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक आर है, यहाँ पे 2 आर नहीं है दोस्तों, इसीलिए डी नंबर नहीं बनेगा दोस्तों, हमारा डी नंबर नहीं बनेगा। और देखिए दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं पे फ्रेंड्स खत्म हो रहा है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।